मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी 3 पेपर का डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की 3 पेपर्स का डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन इन द सेंस मैं आप लोगों को इसके आंसर कैसे लिखना है वो थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँगी। तो इससे क्या होगा, हमारे फटाफट जो है इसके आंसर जो है हमको क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और अपने को आंसर क्या लिखना है। ओके, सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो तो उनको देख लेना, बिकॉज इसमें मैं थोड़ा फास्ट आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारी लास्ट वीडियो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की, क्योंकि इसके बाद और रिवीजन की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये सबसे पहले मैंने जून जुलाई 2022 का पेपर उठाया है। ठीक है, इसको खैर मैंने पूरा सॉल्व भी करवाया है, बट ये पेपर मैं पहला इसलिए उठा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि अपन ने भैया आंसर मतलब आपने जो पढ़ा है, हो सकता है मैं पूरा की पूरा उसके अनुसार नहीं लिखूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन ये है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको लिखना मन से ही है। ठीक है, थोड़ी हेडिंग्स वगैरह मैं आपको बता दूँगी, तो आप ये मत सोचना कि उसमें अलग आंसर था और इसमें अलग आंसर है। ओके, तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग भेद से क्या आशय है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो लिंग भेद क्या होता है? लिंग भेद होता है जैसे इसकी बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा मैं बताऊँ आपको, तो किसी भी मानव का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक या सामाजिक हो गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या शैक्षिक क्षेत्रों में लिंग के आधार पर किया गया भेद क्या होता है? लिंग भेद होता है। ठीक है, कि वो लड़का है इसलिए उसकी स्थिति ऐसी है, वो लड़की है इसलिए उसकी स्थिति ऐसी है। तो लिंग के आधार पर जब भेद किया जाता है तो वो क्या होता है? लिंग भेद होता है। ठीक है, उदाहरण से आप समझा दो, सामाजिक स्थिति में आप समझा दो। हाँ, एक इसमें पारिवारिक भी आ जाएगा। ठीक है, सामाजिक स्थिति में समझा दो, समाज में लड़कियों के लिए क्या रूल है, लड़कों के लिए क्या रूल है। जिस शैक्षिक में लड़कियों को क्या बोल सकते हैं, कम शिक्षा दी जाती है। ठीक है, लड़कों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। पारिवारिक में देखो तो लड़का वंश चलाने वाला होता है। ठीक है, बहुत सारी जो सामाजिक बोल सकते हैं स्वीकृति है, जो नियम बने हुए हैं वो लड़कियों के लिए बने हुए हैं, बाकी लड़कों को जो है उतना नियम कानून के अंतर्गत या इतने बंधनों में नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार आप सभी चीज़ों में, आर्थिक में बात करें तो जो आर्थिक स्थिति देखिए तो पुरुषों को ज़्यादा आर्थिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि वही बाहर जाके कमाएंगे और लड़कियों का मुख्य कार्य जो है घरेलू और बच्चों का लालन पोषण करना है। तो इस प्रकार से आप अपन थोड़े बहुत उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कैसे आंसर लिखोगे? लिंग भेद की परिभाषा लिख देना। उदाहरण कैसे लिखोगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, पारिवारिक को ब्लैक पेन से लिखना, और फिर यहाँ पे उसको डिस्क्राइब मत करना, एक एक लाइन में जैसे हम कर सकते हैं ना, उदाहरण लिख देना। ठीक है, मतलब यहाँ पे उदाहरण करके लिखना और फिर डैश करके ये से उदाहरण लिख देना। ठीक है, एक पेज में जितने उदाहरण आ सके उतने अपने उदाहरण लिख देना, और लास्ट में भैया 3 लाइन छोड़ देना, क्योंकि अपने को निष्कर्ष भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन, लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है। तो एक शिक्षक क्या कर सकता है? ठीक है, तो पहले तो आप ये लिखना 2 लाइन में कि लैंगिक समानता क्या होता है। ठीक है, तो इसका पूरा अपोजिट हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, पारिवारिक कार्य क्षेत्रों में लिंग के आधार पर समानता रखना, वो होती है लैंगिक समानता होती है। ठीक है, अब शिक्षकों की क्या भूमिका है? तो शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि परिवार के बाद जो शिक्षक होता है वो ही जो क्या बोल सकता है, मनोवैज्ञानिक विकास करता है उसका। ठीक है, उसके मानसिक और सामाजिक जो अभिवृत्ति है उसका निर्माण करता है शिक्षक। तो क्या क्या कर सकता है लिख दोगे आप, थोड़ा बहुत 2-3 लाइन में यहाँ पे। फिर आप लिखोगे कि शिक्षक क्या कर सकता है? शिक्षक समावेशी पाठ्यक्रम का अनुकरण कर सकता है। शिक्षक लैंगिक शिक्षा के बारे में उनको जानकारी दे सकता है, उससे संबंधित मुद्दों के बारे में, और उसके प्रति समालोचनात्मक चिंतन कर सकता है। वह विद्यार्थियों को सिखा सकता है कि लैंगिक विविधता क्या है, उनको स्वीकार करना सिखा सकता है। इसके अलावा जो लैंगिक विविधता के प्रति सम्मान भी सिखा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही शिक्षक जो है वो समानता रख सकता है। किस चीज़ में समानता रखेगा? शैक्षिक समानता तो रखेगा, इसके साथ ही जो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती हैं, जैसे अगर खेलकूद हो गया, तो खेलकूद में क्रिकेट वगैरह आ गया, उसमें भी बालिकाओं को अवसर दिया जाए। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अवसर दे सकता है वो। ठीक है,
उसके बाद विषयगत समानता रख सकता है कि ऐसा नहीं है कि कोई लड़की मैकेनिकल ब्रांच में आ गई तो उसको आप डिमोटिव करो कि तुम्हारे लिए ये विषय अच्छा है। डिपेंड्स ऑन किसी बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है, ठीक है। जिस क्षेत्र में उसको रुचि है आप उस क्षेत्र में जान दो। ऐसा नहीं कि अब तुम लड़की हो नहीं पर तुम मैकेनिकल ही लो, मतलब लैंगिक असमानता को बंद करो, ठीक है। ऐसा नहीं है। जिस क्षेत्र में जिस बच्चे की रुचि है, अगर कोई लड़का है उसको नृत्य में रुचि है तो उसको नृत्य के लिए मतलब अवसर दिया जाए, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी का हो तो ऐसे क्या कर सकता है, शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पितृसत्तात्मकता से क्या आशा है। तो पितृसत्तात्मकता क्या है। पितृसत्तात्मकता एक सामाजिक व्यवस्था है। ये पहली लाइन लिखना कि पितृसत्तात्मकता क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है। दूसरी लाइन आएगी कि सामाजिक स्तरीकरण में पितृसत्तात्मक या पुरुष को उच्च स्थान प्राप्त है और इसी सामाजिक स्तरीकरण ने पितृसत्तात्मकता जैसी सामाजिक व्यवस्था को जन्म दे दिया है। थोड़ी लाइन समझ में आई है, ठीक है। अब पितृसत्तात्मकता में क्या क्या हो सकता है उसको लिख सकते हैं कि पितृसत्तात्मक में जो होता है, जो पुरुष होता है उसके इर्द गिर्द ही संपूर्ण परिवार के निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। पुरुष मुख्य प्रदाता के रूप में होता है। आर्थिक निर्णय, घरेलू निर्णय या फिर जो भी संसाधन होता है उससे पुरुष का अधिकार होता है। जो महिला की स्थिति होती है वो पुरुष से अधीनस्थ की होती है, ठीक है। और ये सब जो कार्य का उत्तरदायित्व वगैरह है वो सब का कार्यकर्ता मतलब जो नीति बनाना है, पारिवारिक नीति जो है, नियम कानून, वो सब कौन बनाता है, पिता बनाता है, ठीक है। और कोई भी निर्णय पिता की सहमति पर ही आधारित होते हैं। तो ये अपनी पितृसत्तात्मक है और उसके अपन ने वर्णन कर दिया, ठीक है। और देखा जाए तो पूरे विश्व में पितृसत्तात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। कुछ आधुनिक जो पश्चिमी देश हैं उसमें कुछ हद तक जो है महिलाओं को स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कुल मिलाकर देखे जाए तो वहाँ पर ही पितृसत्तात्मकता का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और भारत में तो है ही पितृसत्तात्मकता। और कहीं कहीं क्षेत्रों पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इसलिए बता रही हूँ ताकि जो भी याद आ जाए लिख लो, ठीक है। आपने को ऐसा लिखना है कि पूरी अवधारणा क्लियर करना है, उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो कई कई जो जनजातियाँ होती हैं भारत के सापेक्ष में बात करें तो बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ होती हैं जो कि पितृसत्तात्मकता न होकर मातृसत्तात्मक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पितृसत्तात्मकता के गुण और दोष का चर्चा कीजिए। तो दोष तो मैंने अभी बहुत सारे बता दिए कि महिला की स्थिति अधीनस्थ होती है, मतलब पिता ही जो होता है वो निर्णय निर्माण होता है, मतलब दूसरों के निर्णय की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। तो ऐसे दोष वगैरह तो आप लिख लेना। गुण मैं आपको लोगों को अभी बता देती हूँ कि गुण क्या क्या हो सकते हैं अपने। पहला गुण तो यह हो सकता है कि संगठन में स्थिरता बनी रह सकती है, ठीक है। मतलब एक कोई परिवार है उसको एक ही कोई चलाने वाला है, तो अगर इन दोनों में नहीं बनती है तो उसका जो निराकरण है वो उसके पिता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये दोनों को बांधे रखने का काम किसने किया, पिता ने किया है। तो एक संगठन में स्थिरता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तरदायित्व का निर्धारण जब कर दिया जाता है किसी एक नेता के द्वारा, बोल सकते हैं कहाँ, हाँ, किसी एक नेता के द्वारा जब उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है तो फिर सभी अपने अपने काम करते हैं, कोई वेस्टेज काम नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा ये सामाजिक संरचना को संगठित करता है, ठीक है। परिवार क्या है, सबसे छोटी सामाजिक संरचना की इकाई है समाज की। तो जब वो संगठित है पूरा समाज संगठित रहता है, ठीक है। क्योंकि एक के निर्णय जो होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं तो सभी उसको मानते हैं, उसके अनुसार ही चलते हैं। तो क्या होता है, हमारी जो संरचना है वो क्या होती है, संगठित बनी रहती है। फिर है लिंग विभेद को दूर करने के उपाय बताइए। अब लिंग विभेद को दूर करने के, लिंग विभेद के कारण क्या क्या हैं वो सब उसके अपोजिट अपन कर लेंगे लिंग विभेद को दूर करने के उपाय, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं वो, जैसे एक कारण आ गया अपना कि सामाजिक मानदंड और रूढ़ियाँ हैं उनके पूर्वाग्रहों को ख़त्म करना, ठीक है। शैक्षिक समानताएं लाना, पितृसत्तात्मक समाज के अच्छे गुणों को आत्मसात करना, अच्छे गुण भी उसमें, ठीक है। और विधिक भेदभाव को समाप्त करना। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में दोनों लिंगों को समानता देना, ठीक है। महिलाओं को भी आरक्षण की व्यवस्था करना, मतलब महिलाओं को भी उच्च जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व उसमें लाना, ठीक है। इसके अलावा हम कर सकते हैं कि परिवार में लैंगिक भेदभाव कम करना, ठीक है। और मीडिया के थ्रू लैंगिक समानता की जानकारी प्रदान करना, उसके प्रति जागरूक करना, या सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से लिंग संबंधी सामुदायिक कार्यक्रम चलाना, ठीक है। तो क्योंकि जो संस्कृति और धर्म होता है उसके अनुसार लोग उसका अनुकरण करते हैं, तो अगर यही संस्कृति और धर्म ही अगर बोले कि हमें लैंगिक समानता के पर बल देना है तो सभी लोग उसका अनुकरण करते हैं, ठीक है।
ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं लिंग विभेद को दूर करने में। इसके अलावा राज्य और कानून के भी कुछ इसमें यूज़ कर सकते हैं कि राज्य और कानून जो होते हैं वो भी इसमें अपना राज्य क्या करेगा, नीति निश्चित तत्वों का पालन कर सकता है, योजनाएं बना सकता है, और कानून जो होते हैं वो दंडनीय अपराध होते हैं जिसके कारण लोग उसका पालन करने के लिए मजबूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है लैंगिक समानता को बढ़ाने में परिवार और धर्म किस प्रकार सहायक है। ठीक है, तो परिवार का हम लोग सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि जो परिवार के बारे में बोले तो परिवार क्या क्या करेगा, परिवार जो है वो प्रारंभिक सामाजिकरण होता है परिवार में हमारा। ठीक है, तो परिवार लैंगिक भूमिकाओं की समझ विकसित कर सकता है बच्चों में। ठीक है, इसके अलावा बच्चों में समानता और न्याय की भावना विकसित करना परिवार का काम है। ठीक है, लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाना परिवार का काम है। समान अवसर देना दोनों बच्चों को, अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, मतलब बालक या बालिका है तो उनको समान अवसर देना, हर चीज़ के लिए समान संसाधन ला के देना। ठीक है, समान समर्थन प्रदान करना। ठीक है, इसके अलावा समान कार्य का विभाजन करना, पूर्वाग्रहों के खिलाफ उनको शिक्षित करना, उनको अपनी अस्मिता निर्माण के लिए प्रेरित करना। ठीक है, और इसके अलावा पारिवारिक जो है नीतियाँ लैंगिक समानता के अनुरूप बनाना। ठीक है, तो इस प्रकार परिवार हेल्प कर सकता है। अब धर्म कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, धर्म आ जाए कि जाति आ जाए कि संस्कृति आ जाए, यही पॉइंट्स लिखना। पहली कि जैसे अगर धर्म है तो धर्म के उसमें बता रही हूँ कि धर्म में सम्मिलित जो है पूर्वाग्रहों को कम करना। ठीक है, भेदभाव के प्रति संवेदनशीलता बनाना। ठीक है, धर्म में सभी धर्मों का सम्मान करना और समान अवसर देना। ठीक है, एकीकरण और समावेशिता पे बल देना और सभी धर्मों की विविधता और उसका सम्मान करना। ठीक है, उसके बाद जो परिस्थितियाँ होती है उसके अनुसार परिवर्तन और अनुकूलन करना। धर्म में परिस्थिति के अनुसार नियम बनाए जाते हैं पर उन्हें चेंज करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, उसके अलावा आप कर सकते हो कि पारस्परिक संवाद आदान प्रदान कर सकते हो जिससे कि लैंगिक समानता होगी। ठीक है, उसके बाद ये बोल सकते हैं कि भाई लैंगिक समानता से संबंधित सांस्कृतिक जो आंदोलन होते हैं, सांस्कृतिक धार्मिक आंदोलन जो होते हैं उसका समर्थन करना। ठीक है, तो इस प्रकार के पॉइंट्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैंने इनकी जो भूमिका है ना, इनकी अलग से एक वीडियो बनाई है, उसमें आप लोग ज़रूर देखना। उसमें लिखा हुआ है, मैंने शायद 10 का डोज इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें 10 चीज़ें बताई हैं, परिवार की, समाज की, धर्म की, जाति की, विद्यालय की। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी मैंने 10 पॉइंट बताए हैं और 10 पॉइंट में उनकी भूमिकाएँ बताई हैं केवल, कि किसकी क्या क्या भूमिका है लिंग असमानता को कम करने में। ठीक है, तो हो सके तो वाली वीडियो देख लेना। अभी जो मैंने पॉइंट डिस्कस करे हैं लगभग उसी के पॉइंट है पूरे। ठीक है, तो ये हो गया अपना, वीडियो चल रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, लैंगिक रूढ़िवादिता से क्या तात्पर्य है। अब लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होती है, तो लैंगिक रूढ़िवादिता, रूढ़ी किसको बोलते हैं हम, रूढ़ी क्या होती है, कुछ वो परंपराएं होती हैं, दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो रूढ़ी क्या होता है, रूढ़ी वे परंपराएं होती है, नीतियाँ परंपराएं होती है जिनको एक पहले मतलब मनोवृत्ति, अपन एक विचार करते हैं फिर वैसे अपनी मनोवृत्ति बच जाती है, फिर हम उसको अपनाने लगते हैं और वो बहुत समय तक जब उसी चीज़ को अपनाया जाता है तो हम सोचते हैं कि वो हमारा है ही ऐसा, उसमें सम्मिलित है ही, तो ये होती है रूढ़ियाँ। ठीक है, तो लैंगिक रूढ़ी से क्या होगा तात्पर्य, लैंगिक रूढ़ी क्या होगी फिर, वे पूर्वाग्रह या मान्यताएं, उनके से लिख सकते हैं हम कि लैंगिक रूढ़ियाँ क्या हैं, वे पूर्वाग्रह या मान्यताएं हैं जो समाज में पुरुष और महिलाओं के लिए तय की गई है। ठीक है, समझ में आया, वे रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह या मान्यताएं, क्या बोल रही हूँ, वो पूर्वाग्रह या मान्यताएं जो समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए तय की गई है। ठीक है, जो लंबे समय से उसमें चली आ रही है, तो उसे कहते हैं लैंगिक रूढ़ियाँ। ठीक, ये हो जाएगी। उसके बाद क्या, उदाहरण सहित समझाइए, तो उदाहरण सहित हम बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हैं। जैसे इसमें ये आप कर लो, पारिवारिक रूढ़ी कर लो, सामाजिक रूढ़ी कर लो, आर्थिक रूढ़ी कर लो, धार्मिक रूढ़ी कर लो, कार्यक्षेत्र की रूढ़ियाँ कर लो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, कार्यक्षेत्र में आर्मी में लड़की को नहीं जाना चाहिए, आर्मी में लड़के जाते हैं। ठीक है, ब्यूटी पार्लर लड़की चला सकती है, लड़के नहीं चला सकते, तो ऐसे हम कार्यक्षेत्र की बात कर सकते हैं। ठीक है, विषय की बात करें, शैक्षिक में अगर बात करें, शैक्षिक रूढ़ी में तो लड़कियों को मैकेनिकल नहीं लेना चाहिए, लड़कों को आर्ट्स नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट जो लड़कों का काम नहीं है, लड़कियों का काम है। ठीक है, होम साइंस नहीं लेना चाहिए लड़कों को, तो ये सब क्या है, लैंगिक रूढ़ियाँ ही हैं। ठीक है, ये सब पूर्वाग्रह है, जो जब पूर्वाग्रह बहुत समय तक चलते हैं ना तो वो रूढ़ी बन जाते हैं।
ठीक है। तो बहुत सारे आप लिख सकते हो। मतलब मैं जो 4-5 टर्म आपको बता रही हूँ ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तो ये आप कहीं पे भी पुट कर दो, ठीक है, इनका आंसर बन ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक हम अपने इर्द गिर्द पर्यावरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो मेरे को अभी याद आया, संस्कृति की परिभाषा, चलो अब इससे शायद क्वेश्चन होगा संस्कृति का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिंग असमानता को कम करने में कानून और राज्य की क्या भूमिका है, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन तो आप लिख सकते हो, जो कानून होता है उसमें दंडनीय, राज्य द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं उसमें दंडनीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति होता है उसके अधिकार और उसकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। जबकि जो राज्य होते हैं, राज्य का जो मेनली कार्य है वो नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से कार्य को करता है, ठीक है, जो कि राज्य के कर्तव्य होते हैं, ठीक है। इस पर किसी प्रकार का दंडनीय नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अब भूमिका का वर्णन करना है, तो अपन इसमें चाहे तो साथ में लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा योजनाएं वगैरह इनपुट डालोगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आंसर। जैसे अगर आप सिर्फ कानून की बात करें, तो कानून जो होते हैं उसमें जैसे बहुत सारे कानून आ गए, जैसे अपना पास्को अधिनियम आ गया 2012। इसमें मतलब इसा फर्स्ट लाइन तो ऐसा लिख देना भैया कि महिला और बच्चों की सुरक्षा और अधिकार के लिए निम्न कानून बनाए गए हैं। जैसे पास्को अधिनियम 2012 आ जाएगा, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, एक मिनट आप चाहे तो उसको लिख लो, ठीक है। जो पास्को अधिनियम है 2012 का है, कब का है, 2012। मातृत्व लाभ अधिनियम है 1961, ठीक है। घरेलू हिंसा का जो अधिनियम है वो है 2005, ठीक है। उसके अलावा यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण जो है वो 2013, ठीक है। और उसका जननी, अच्छा ये और क्या क्या है, अच्छा इसमें आप ये भी तो लिख सकते हो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी इसके लिए भी 2006 में, ठीक है। तो आपको लिखना तो आता है कि कैसे लिखना है, मैं आपको कुछ कुछ सन बता दे रही हूँ बस, ठीक है। तो महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय उसकी स्थापना हुई 2006 में, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई है 1992 में, ठीक है। और इसके अलावा दहेज प्रथा निषेध अधिनियम इसका हुआ है 1961 में, ठीक है। और मतलब इस प्रकार के अगर आप लिख दोगे तो अपने हिसाब से फिर आंसर उसको लिख सकते हो, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व की बात करें, मतलब राज्य की भूमिका की बात करें, तो राज्य क्या करता है, योजनाएं चलाता है, चल रही ना यार, हाँ, राज्य क्या करता है, योजनाएं चलाता है। तो उसमें कौन कौन सी योजना आ जाएगी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान आ जाएगी, ठीक है। ये भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए उत्तरदायी है, सभी बच्चों को पढ़ाना, लैंगिक असमानता कम हो रही है, ठीक है। बालिका समृद्धि योजना 1997 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना 2015 आ जाएगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे और है, जननी सुरक्षा योजना हो जाएगी 2005 की, जिससे महिलाओं को मातृत्व लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। राष्ट्रीय कन्या शिक्षा योजना है, एक राष्ट्रीय कन्या शिक्षा योजना, तो 2004 में आ जाएगी। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना है, तो इसे 2010 आ जाएगी। ढेरों योजना है, तो कुछ योजनाओं के नाम लिख के अपन उसमें का आंसर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यौन शिक्षा क्या है, वो वर्तमान में इसकी सार्थकता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो मैं इसका आपको बिल्कुल सिंपल सा बताती हूँ। देखिए ये लिखना है भैया यौन शिक्षा। तो यौन शिक्षा क्या है कि यौन से संबंधित, मतलब उसके बारे में, उसकी समस्या, उसके समाधान से संबंधित जो भी उसके प्रति संवेदनशील बनाना, जो यौन से संबंधित शिक्षा होती है, ठीक है। यौन से संबंधित पूरे आंकड़ों का समाहित करना, वो सब क्या है, यौन शिक्षा है। अब यौन शिक्षा से क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखिए, ठीक है। यौन शिक्षा में यौन शिक्षा के बारे में, मतलब उसका अवधारणा क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसके हमको थ्रू पता चलता है, ठीक है। हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, हम यौन सुरक्षित यौनिकता के प्रति जागरूक होते हैं, ठीक है। यौन संबंध के बारे में जागरूक होते हैं, हमारे यौन अधिकार के बारे में, यौन व्यवहार के बारे में, यौन संबंधी निर्णय के बारे में, यौन संबंधी हमारे कर्तव्य के बारे में, हमारे अधिकार के बारे में, ठीक है। यौन संबंधी मिथक के बारे में, इसके बारे में हमारा समालोचनात्मक चिंतन बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आप पॉइंट्स बना सकते हो और इस प्रकार का डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है।
तो वर्तमान सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो अभी मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए हैं ये उसकी वर्तमान सार्थकता ही है, ठीक है। वर्तमान सार्थकता ही हुई ना ये, कि उससे क्या हो रहा है, मतलब स्वास्थ्य सुधार हो रहा है, व्यक्तिगत विकास हो रहा है, ठीक है। हम यौन संबंधी समस्या समाधान पे कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, या फिर उसके क्या बोल सकते हैं, जो समालोचनात्मक चिंता हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, उसके प्रति पूर्वाग्रह कम हो रहे हैं, तो ये उसकी सार्थकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है और सभी बच्चों को पता होना ज़रूरी है, ठीक है। वो अपने शोषण जो होता है, यौन शोषण जो होता है उसके प्रति जागरूक हैं, ठीक है, सतर्क हैं उसके प्रति, ठीक है। तो इसमें जो सरकार नियम कानून बनाती है वो भी इसके अंतर्गत यौन शिक्षा के अंतर्गत शामिल होते हैं, जो कि प्रत्येक जो लिंग होता है उसको अपने यौन संबंधी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना, वीडियो चल रहा है ना, नारीवाद क्या है, ठीक है। अरे भाई, नारीवाद क्या है, नारीवाद के प्रकार बताइए। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, नारीवाद। तो नारीवाद क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एक आंदोलन है, ठीक है, जो नारी के अधिकारों के लिए, जो नारी की गिरती स्थिति को ऊपर करने के लिए, नारी के अधिकारों के सुरक्षित करने के लिए और नारी की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। नारीवाद के 3 प्रकार आप लिख सकते हैं, मैंने 4 प्रकार बताए हैं पर आप 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 लिखोगे, इसमें मैंने आपको बताया था कि एल से याद करना, लिबरलिज्म वाला है, लिबरल नारीवाद, ठीक है। और एक था अपना रिचुअल, जिससे याद किया था हमने, रेडिकल नारीवाद, और एक था मार्क्सवाद नारीवाद, ठीक है। तो जो क्या है यार, लिबरल नारीवाद एल से है, तो ये संविधान, लॉ, ठीक है, कानून और संविधान में परिवर्तन कर महिला की स्थिति सुधारने के पक्षधर में है, ठीक है। रेडिकल नारीवाद जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में परिवर्तन करके महिला की स्थिति सुरक्षित करने के पक्ष में है। और जबकि मार्क्सवाद 2 चीज़ की बात करता है, सामाजिक संघर्ष और एक आर्थिक संघर्ष। तो वो उसका कहना है कि अगर स्त्री को उसकी स्थिति सुधारना है तो उसको सामाजिक या आर्थिक संघर्ष करना होगा, तब जाके उसकी स्थिति शुरू होगी और स्थिति सुधरेगी। और लास्ट में आप लोगों को क्या लिख देना है, निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि लोकप्रिय मान्यताओं के माध्यम से लैंगिक समानता को किस प्रकार मजबूत किया जा सकता है। तो सबसे पहले मुझे पता है लोकप्रिय मान्यता है, या लोकप्रिय मीडिया किसको बोलेंगे हम, जैसे न्यूज़ हो गया, ठीक है, न्यूज़ हो गया, या फिर फिल्म्स हो गई हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है भैया, अपने प्रिय है, गीत हो गए हैं। तो ये क्या है, लोकप्रिय मीडिया है, इसको सुन के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ज़्यादा इसके प्रति आकर्षित भी होते हैं, ठीक है। तो अब वो कैसे इसको लैंगिक समानता को मजबूत करने में हेल्प कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि भाई आप लैंगिक समानता संबंधित संदेशों का प्रसार करो, ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रहों को चुनौती दो उसमें, ठीक है। समानता और न्याय का आदर्श प्रस्तुत करो, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जागरूक करो, ठीक है। सकारात्मक और समावेशी पात्रों का निर्माण करो, महिला और पुरुष को समान योगदान प्रदर्शन करो, ठीक है। उसके अलावा लैंगिक भेदभाव के खिलाफ शिक्षित करो, और इसके अलावा लैंगिक समानता के संदेशों का प्रचार प्रसार करो, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मीडिया की हेल्प से लैंगिक समानता को मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट आता हमारा जीवन कौशल से क्या अभिप्राय है। तो जीवन कौशल आप लिख सकते हो कि कौशल का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य को बेहतर तरीके से जब किया जाता है तो उसको कौशल कहते हैं। तो इसी प्रकार जीवन कौशल क्या होगा, जीवन को बेहतर तरीके से जीना, जीवन में आने वाली समस्याओं कठिनाइयों का सामना करना, ये सब क्या है, जीवन कौशल के द्वारा ही हम सीखते हैं, ठीक है। लैंगिक असमानता को कम करने में किस प्रकार सहायक है, तो जीवन कौशल क्या क्या कर सकता है, ठीक है। जीवन कौशल में मैंने आपको याद करवाया था कि उसको याद कैसे करना है। एक शायद वो बताया था मैंने, नेमोनिक बताया था, ठीक है। कौन सा नेमोनिक बताया था आपको, AA, PP, SS और NT, ठीक है। वीडियो चल रहा है। AA से क्या मतलब है, AA से मतलब है आत्म जागरूकता और अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। इसमें आ जाएगा प्रभावशाली संप्रेषण आ जाएगा और परानुभूति आ जाएगा, ठीक है। इसमें समस्या समाधान आ जाएगा, सृजनशीलता आ जाएगा, सृजनात्मकता, अच्छा सृजनशीलता वही हो गया, ठीक है। और क्या था, समालोचनात्मक चिंतन आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, संवेगों पर नियंत्रण आ जाएगा। और N से आ जाएगा क्या, निर्णय निर्माण आ जाएगा। और T से आ जाएगा तनाव से सामना या तनाव से मुक्ति, ठीक है। चाहे तो इसको बना सकते हैं, नहीं तो फिर इसको स्किप कर दो, इतना कोई आवश्यक नहीं है,
ठीक है, डायग्राम के थ्रू चाहो तो उसको बना सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा लैंगिक असमानता को कम करने में किस प्रकार सहायक है। तो जब व्यक्ति को जीवन कौशल का ज्ञान है उसको, तो उसके स्वास्थ्य, लैंगिक स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। ठीक है, वह अपने लैंगिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेगा, उसका व्यक्तित्व विकास होगा, वो सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होगा, समस्या समाधान करने में सक्षम होगा। ठीक है, उसका लैंगिकता के प्रति समान दृष्टिकोण विकसित होगा, वह लैंगिकता की विविधता को स्वीकार करेगा और उसका सम्मान करेगा। ठीक है, सशक्तिकरण होगा, आत्मनिर्भर होगा, शोषण से मुक्ति होगी, लैंगिक मुद्दों पर समालोचनात्मक चिंतन होगा। तो ढेरों के पॉइंट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक असमानता को कम करने में संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि उसमें भी बोला था कि बहुत अच्छे से इसको लिख लो। ठीक है, तो हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान है जो लैंगिक समानता को बताते हैं। ठीक है, मैं कहाँ लिख के बताऊँ यार, देखो संवैधानिक प्रावधान में एक तो आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 14 से स्टार्ट कर लो। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, समानता की बात करता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 15 आ जाएगा, रंग, जाति, लिंग भेद आदि के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 15(3) आ जाएगा जो महिला और बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, महिला और बच्चों का बताता है। ठीक है, कौन कौन सा आ जाएगा, 14 आ जाएगा समानता का, 15 आ जाएगा रंग, जाति, लिंग भेद के आधार पर, नहीं लिखा है यहाँ पे ना। ठीक है, एक मिनट, हाँ 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15(3) आ जाएगा जो महिला और बच्चों के लिए स्पेशल किया गया है। 16 आ जाएगा अवसर की समानता, 16(3) आ जाएगा महिला और बच्चों के लिए स्पेशल किया गया है। ठीक है, उसके बाद 21 आ जाएगा जीवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना, अपनी चल रही ना वीडियो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ 21 का आ जाएगा जिसमें शिक्षा की बात हुई है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा करी है। ठीक है, उसके बाद और कौन सा आ सकता हमारा 51 जो है, 51 क में जो निर्देश दिए हैं, 51 क में हमको क्या दिए, कर्तव्य दिए हैं। उसमें एक कर्तव्य है, कौन सा कर्तव्य है कि नागरिक का कर्तव्य है कि महिलाओं का सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखें। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 39 जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। अनुच्छेद 42 जो है वो प्रसूति सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 45 जो है वो बालिका के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन से हैं, 243 डी जो है वो पंचायत में महिला आरक्षण की बात करता है। और 243T जो है नगर पालिका में महिला आरक्षण की बात करता है, जिससे उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित हो सके। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अपने अनुच्छेद हैं जिसमें समानता परिलक्षित होती है। लोकसभा राज्यसभा की याद हो तो उसके लिख लो। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएड पाठ्यक्रम में लिंग, विद्यालय और समाज क्यों रखा गया है। तो क्यों रखा गया होगा, इसमें जो शिक्षा के कार्य है ना पूरे के पूरे वही लिख देना। ठीक है, ताकि हम क्या करें, लिंग समानता का अर्थ समझें। ठीक है, उसके महत्व को समझें, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम उसका अर्थ समझें, महत्व समझें, हमारी लैंगिक विविधता को हम स्वीकार करें, उसके प्रति संवेदनशील हो, उसका सम्मान करें। ठीक है, उसके बाद हमारा उसके प्रति समालोचनात्मक चिंतन जागृत हो। हम जब बच्चों को खुद पढ़ाएं तो क्या होना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत प्रभाव उन पर दिखता है। ठीक है, तो हमारा खुद का व्यक्तिगत विकास होगा। ठीक है, हम बच्चों को उसके अनुसार मतलब बच्चों में वो चीज़ें ला सकते हैं, लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, लैंगिक समानता का महत्व, ये सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिगत भूमिकाओं से क्या तात्पर्य है और इसको किस प्रकार सविस्तार, क्या जातिगत भूमिकाओं के प्रकारों को सविस्तार व्याख्या कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इसके क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डिफ़ॉल्ट लग रहा था क्योंकि देखो इन्हें इंग्लिश में लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर रोल। जेंडर रोल मतलब होता है लैंगिक भूमिका। ठीक है, जेंडर रोल मतलब क्या होता है, मेरी आवाज़, ठीक है, तो लैंगिक भूमिका होती है मतलब किसी भी कार्य क्षेत्र जो होता है। ठीक है, चाहे वो समाज हो या फिर कानून हो, राज्य हो, उसमें जो भी समाज में लिंग आधारित जो रोल प्ले किया जाता है, स्वीकार्य रोल प्ले किया जाता है, उसको हम जेंडर रोल कहते हैं। ठीक है, और उसका क्या है, प्रकारों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। तो जेंडर रोल सब में अलग अलग होते हैं, उसके प्रकार क्या हो सकते हैं, जैसे परिवार में
इस लिंग की भूमिका, ठीक है, लैंगिक भूमिका, जाति में लैंगिक भूमिका, धर्म में लैंगिक भूमिका, संस्कृति में लैंगिक भूमिका, मीडिया में लैंगिक भूमिका। तो ये सब के अलग अलग है। जैसे विज्ञापन हो गया ना, उसमें अधिकतर लड़कियों को लिया जाता है विज्ञापन में। तो इससे बहुत प्रकार से, परिवार में तो आपको पता ही है, घरेलू काम के लिए मतलब लैंगिक भूमिका डिसाइडेड है, ठीक है। तो ऐसे हम इतने लैंगिक भूमिका के प्रकार इसमें लिख सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। जाति हो गया, धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, लिख सकते हो ना इसके बारे में। संस्कृति हो गया भैया, तो संस्कृति, हमारी संस्कृति में जो है बहुत सारी रीतियाँ, रिचुअल्स जो है वो स्त्री के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। जो पहनावा है वो स्त्री का डिसाइडेड है कि स्त्री को क्या पहनना चाहिए। जो व्रत वगैरह है, ठीक है, उन संबंधी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्त्रियों के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। पुरुषों का ऐसा है कि पुरुष पूजा पाठ में ज़्यादा करेंगे, ठीक है, मतलब विवाह के बाद तो स्त्री केवल उनका हाथ पकड़ के ही पूजा करवाती है। तो इस प्रकार से जो लैंगिक भूमिका होती है वो सभी क्षेत्र जो होते हैं, जो मैंने आपको क्षेत्र बताया, उनमें अलग अलग होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक की भूमिका। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, शिक्षक की बात आ गई, हमारी खुद की बात आ गई, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की बात आ गई। सेम पॉइंट आप लिख सकते हो, बस उसको क्या करना है, हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में क्या कर सकते हैं आप लोग कि ऐसी पाठ्यचर्या हो जिसमें लैंगिक समानता परिलक्षित हो, ठीक है। समान जो सामग्री हो, उसकी जो पाठ्य सामग्री है वो समान हो लैंगिक रूप से, ठीक है। समानता जिसमें दिखती हो ऐसा, ठीक है। उसमें विविधता हो, ठीक है, समावेशी पाठ्यक्रम हो उसमें, ठीक है। उसमें जो पाठ्यचर्या और कैसे होनी चाहिए, लैंगिक मुद्दों से संबंधित, मतलब लैंगिक जो चित्र वगैरह होते हैं वो भी लैंगिक समानता को परिलक्षित करते हों, ठीक है। तो ऐसे पाठ्यचर्या में भी ढेरों के अपने आ सकते हैं, मतलब शिक्षक का भी लिख देना, पाठ्यपुस्तक का भी लिख देना, पाठ्यचर्या का भी लिख देना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे विभिन्नता को स्वीकार किया गया हो, उसका सम्मान किया होगा, पूर्वाग्रहों पर प्रश्न चिन्ह, मतलब तर्कशील बातें की गई हो पुस्तक में, ठीक है। कर्तव्य और दायित्व की भावना का विकास हो, ऐसी होना चाहिए। प्रासंगिक होना चाहिए, ठीक है, सिद्धांतिक नहीं होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, ठीक है। उसमें सामूहिक सहभागिता का बताया गया हो, ठीक है, और सकारात्मक पथ प्रदर्शक करती हो। कितने ढेरों के पॉइंट है, ठीक है। ये जागरूकता करती हो, यथार्थता पे आधारित हो, बहुत सारे हम लिख सकते हैं इसमें। फिर है, लिंग एवं लैंगिकता की समस्याओं का समाधान में निर्देशन और परामर्श सहायक है, ठीक है। तो निर्देशन और परामर्श तो मैं आपको इसमें वीडियो में भी मैंने बताया, जिसमें 10 का डोज लिखा हुआ है ना, उसमें निर्देशन और परामर्श भी लिखे हुए हैं कि शिक्षक कैसे निर्देश या परामर्श दे सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि शिक्षक, या तो आप चाहो तो दोनों को एक साथ लिख लो, या तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो। तो इसमें मैंने जो शिक्षक के कार्य बताए थे ना, तो उनको आप हेडिंग्स में लिख सकते हो। जैसे बच्चों की लैंगिकता के समझ बढ़ाना, पूर्वाग्रहों को कम करना, ठीक है, समान अवसर देना, समान समर्थन देना, समान संसाधन देना, समावेशी पाठ्यक्रम यूज़ करना, अस्मिता निर्माण में हेल्प करना, कानून नीति योजना के बारे में बताना, ठीक है, व्यक्तिगत समर्थन देना, पारिवारिक परामर्श देना। तो इसको अपनी लैंग्वेज में अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। जो मैंने शिक्षक के पॉइंट बताए थे वही उसके निर्देश परामर्श में अपन पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। उनकी व्यक्तिगत परामर्श में से व्यक्तिगत, अच्छा, इसमें एक और डायग्राम आप बना सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जब आप ऐसा बनाएंगे ना, तो ये ऐसे डायग्राम बनाना, ठीक है, जिसमें से ये जो एरिया है ये है भैया परामर्श, ठीक है। परामर्श जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, किसी व्यक्ति और व्यक्ति के समूह को तो नहीं, व्यक्ति को ही दिया जाता है परामर्श, जिनको किसी, मतलब अपन जब निर्देशन देते हैं तो बड़े उसको देते हैं। ये क्या है, बड़ा वाला निर्देशन है और छोटा वाला परामर्श है, ठीक है। तो इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हो उसमें आप। उसके बाद नेक्स्ट अपना निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लैंगिक समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका। अब मुझे बताओ, विद्यालय की भूमिका और शिक्षक एक जैसे नहीं है क्या, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत पॉइंट उसके इसमें मिलाकर लिख सकते हैं, ठीक है, कि मैं थोड़ा बहुत बोल दूँ तो आपको समझ में आ जाए। मैं ऑनलाइन क्लास तो ले नहीं रही हूँ, तो फिर भी ठीक है। इसके भी मैंने जो है क्या बोलते हैं, जब सबके समझाए हैं ना 10 के डोज में, उसमें विद्यालय का भी अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपन ऐसे। अगर मैं एक को मतलब रिपीटेड क्वेश्चन को भी अगर मैं बार बार समझाऊंगी ना, तो आप लोग का बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें, तो उसका आप लिख लेंगे ना। फिर एक कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। तो कार्यस्थल पर किस प्रकार यौन उत्पीड़न होता है, ठीक। तो कार्यस्थल जैसे कौन कौन से कार्यस्थल हो गए, जैसे विद्यालय हो गया, वहाँ भी महिला का यौन उत्पीड़न होता है,
ठीक है, कोई व्यवसाय हो गया, ठीक है, कोई सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होता है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है। ठीक है, घर हो गया, वहाँ भी होता है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या मतलब टिप्पणी लिखना है ना, तो अपन घर पे लिख सकते हैं कि घर पे प्रतिशतात्मक व्यवस्था है, तो जो निर्णय वगैरह है तो वो पिता के ही मान्य होते हैं। ठीक है, तो उस पे जो होता है, जो बहुत प्रेशर डाला जाता है लड़कियों पे किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से जो होती है वो स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है, तो ये उसके यौन उत्पीड़न में आ जाएगा। उसके अलावा कार्यक्षेत्र की बात करें तो मैक्सिमम जो होता है विद्यालयों में भी आजकल जो होता है वो नैतिकता का ह्रास हो रहा है। और नैतिकता का ह्रास देखते हुए जो शिक्षक वर्ग है या शिक्षक या सीनियर या जो भी है, मतलब वो मतलब जागरूक नहीं है स्त्री, तो उसका यौन उत्पीड़न किया जाता है। ठीक है, और उसको डराया धमकाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम प्रमोशंस की बात कर लें, ठीक है, तो चाहे वो संगठित क्षेत्र हो, असंगठित क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, तो हर जगह क्या होता है, महिलाओं को उसके लिंग के आधार पर गलत टिप्पणी की जाती है, उसके शरीर के लिए या फिर जिसके लिए भी जो गलत टिप्पणी वगैरह की जाती है, तो ये सब कुछ जो है यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स दूंगा, तुम मेरे साथ बाहर चलो, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आप उसे बाहर चलने का बोल रहे हो, तो इसके अंतर्गत ये यौन उत्पीड़न से संबंधित जो नियम कानून बने हैं ना स्त्री के लिए, उसमें यौन उत्पीड़न आप देखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो सब यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर हम थोड़ी बहुत टिप्पणी लिख सकते हैं। 2 पे लिखना है तो अपन भैया 1.5 पेज लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये पेपर था 2022 का, अब हम सॉल्व कर लेते हैं 2020 का। अच्छा, 2023 का मुझे कोई कमेंट में बोला था, 2023 का हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चल रहा है वीडियो, ये है 2023 का। ठीक है, अब है पहला क्वेश्चन, तो भैया लिंग की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उसका अर्थ लिखिए। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई है डायग्राम के साथ। ठीक है, कि अवधारणा बताना है पहले। अवधारणा मतलब वो अपन कंसेप्ट कहाँ से लेके आए, तो क्या कहाँ से स्टार्ट करोगे कि मनुष्य भैया एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक मनुष्य जो था वो सामाजिक नहीं था, वो असभ्य प्राणी था। ठीक है, फिर धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी चेतना का यूज़ किया और फिर क्या हुआ, उसने समाज का निर्माण किया। ठीक है, और समाज के निर्माण के साथ ही उसकी सामाजिकरण की क्रिया जो है प्रशस्त हुई। अब सामाजिकरण की क्रिया के दौरान उसने देखे कि भैया मनुष्य 2 प्रकार के हैं, तो उन 2 प्रकारों को उनने एक को स्त्री बोला और एक को पुरुष बोला। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष जो है उनको लिंग कहा गया, उनको क्या कहा, एक शब्द में लिंग कहा गया। फिर व्याकरण का अपन लिख लेंगे कि जो किसी स्त्री या पुरुष, व्याकरण में किसी स्त्री या पुरुष के होने का जो बोध कराता है वो होता है लिंग होता है। ठीक है, फिर लिंग की अवधारणा, इसमें अपन WHO का एक, मैंने आपको बताया था, किसी एक की याद कर लेना। ठीक है, WHO हो गया, या फिर वेस्ट और जिम्बरमैन करके कुछ नाम था ना उनका, मैंने आपको बोला था कि एक डेफिनेशन उसकी याद कर लेना। ठीक है, तो उसका अर्थ उनकी डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाएगा, और लास्ट में अपन 3 लाइन में उसका लिख देंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भैया, लिंग विभेदों के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अभी मैंने आपको बताया है लिंग विभेद के प्रमुख कारण। अच्छा, उसको दूर करने के उपाय बताए थे, लिंग विभेद को दूर करने के उपाय थे वो। अब उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जो उसमें मैंने आपको बताया था वही कि वही इसमें आ जाएगा। जैसे पहला पॉइंट शायद उसमें मैंने बताया था कि सामाजिक जो मानदंड है और रूढ़ियाँ ये लिंग विभेद का कारण है। शैक्षिक असमानता लिंग विभेद का कारण है। ठीक है, आर्थिक निर्भरता आ जाएगा, पितृसत्तात्मक समाज आ जाएगा, विधिक भेदभाव आ जाएगा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी आ जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता आ जाएगा, परिवार में लैंगिक भेदभाव आ जाएगा, मीडिया और स्टीरियोटाइप्स आ जाएगा। स्टीरियोटाइप मतलब होता है पूर्वाग्रह। ठीक है, संस्कृति और धार्मिक मान्यताएं आ जाएंगी, रूढ़ियाँ आ जाएंगी। तो ये सब लिंग भेदभाव के कारण है, बहुत सारे बता दिया। ठीक है, अच्छा, उसको दूर करने के उपाय भी लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका पता नहीं ऐसा लिखना चाहिए कि नहीं, पर थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो कि भैया यहाँ पे अपन ने कारण लिख दिए और फिर यहाँ पे ऐसे करके उसको दूर करने के उपाय में कि इसके जितने भी कारण हैं उनको अगर सकारात्मक रूप से हम करें तो उस पर एक पोथी लिख देना। फिर मतलब कारण तो अपन ने ऐसे लिखे हैं, डायग्राम से लिख रहे जो भी। उसके बाद उपरोक्त कारणों के जो क्या बोल सकते हैं, उपरोक्त कारणों को रोक कर, उपरोक्त समस्याओं को रोक कर हम उस पर लिंग भेदभाव को कम किया जा सकता है। और फिर ऐसे 4-5 पॉइंट और लिख देना। ठीक है,
भारतीय परिवार और समाज में लिंग भूमिका संदर्भित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिलती है परिवार और समाज में? तो परिवार में हमको क्या देखने को मिलता है? लिंग असमानता देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? ठीक है, उसमें भूमिकाओं के निर्वहन में हमको डिफरेंस मिलता है। तो मैंने आपको जो उस वाले में आपको नहीं बताया था कि परिवार क्या क्या कर सकता है। अभी पिछले पेपर में 2022 के इसमें जो बताया था कि परिवार क्या क्या कर सकता है, तो यहाँ पे आप परिवार क्या क्या नहीं कर सकता उस पर कर सकते हो। जैसे परिवार में नॉर्मली हम देखते हैं कि असमान समर्थन दिया जाता है, असमान सामग्री प्रोवाइड की जाती है, चल रहा है ना? ठीक है, असमान समर्थन हो जाएगा, असमान सामग्री हो जाएगी, भूमिकाएं अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसमें जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे उसको उल्टा करके अपन को यहाँ पे लिख देना है। समाज में, तो समाज में मैंने वहाँ पे धर्म आया था और आपको क्या बोला था कि कुछ समाज आए, धर्म आए, जाति आए, संस्कृति आए, ये एक ही एक चीज़ लिखना है। क्या लिखोगे? वही पूर्वाग्रह। उसमें मैंने आपको बताई थी कि कैसे हेल्प करेगा लिंग असमानता को कम करने में। यहाँ पे आपको बताना है कि चुनौतियाँ कौन कौन सी है, तो आप उसको उल्टा कर दो। जैसे पूर्वाग्रह वाला पॉइंट लिखा था, तो आप इसमें क्या लिखोगे कि पूर्वाग्रह है समाज में व्याप्त। और क्या क्या था, मतलब उसमें जितने ही पॉइंट्स थे ना, उसको आप इसमें अगर आपने नोट डाउन करे हैं तो इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे जो समाज है वो भेदभाव के प्रति संवेदनशील नहीं है। समाज में अक्सर देखा गया कि समान अवसर नहीं दिए जाते हैं, स्त्रियों को कम अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो समाज होते हैं उसमें समावेशिता और एकीकरण का अभाव देखा गया है। इसमें संप्रदायवाद देखा गया है समाजों में। ठीक है, स्वयं के समाज को उच्च समझा गया है, स्वयं के ही समाज की जो रीतियाँ रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है, तो उस विविधता को नहीं अपनाया गया है। दूसरे धर्म जो समाज है उसका अपमान किया, मतलब उसका सम्मान नहीं दिया जाता है, स्वयं को उच्च समझा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये सब चुनौतियाँ हैं। ठीक है, तो उसमें सभी में आपको जब लैंगिक चुनौतियाँ पूछा है तो सभी में आपको लिंग के संदर्भ में उसको लिखना है। ठीक है, आगे समझ में। और सभी में वैसे तो देखा जाए तो स्त्री का ही आएगा। ठीक है, कि सब जगह स्त्री की ही दयनीय स्थिति है। ठीक है, तो उसके सापेक्ष में अपने को आंसर लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने जो आपको बताया है वो एक हिंट है कि आप उतने पॉइंट्स के आधार पर, जैसे पूर्वाग्रह पॉइंट लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि बस लिख दिया कि हाँ पूर्वाग्रह जो है वो समाज में व्याप्त है, तो उसको थोड़ा सा बताना भी कि पूर्वाग्रहों में जैसे स्त्री की स्थिति को दयनीय बताया गया है, स्त्री को कमज़ोर बताया गया है, कोमल बताया गया है, पुरुष के अधीन बताया गया है, ये पूर्वाग्रह है सब। ठीक है, इस प्रकार लिखना है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट भैया, कौन सा क्वेश्चन है, लिंग असमानता को कम करने में पाठ्यपुस्तक की भूमिका। अभी मैंने पीछे समझा दिया ना उसको। ठीक है, तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं उसको। फिर विद्यालय के पालन पोषण से आप क्या समझते हो? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्कूल नेचर? विद्यालय के पालन पोषण मतलब विद्यालय में कोई बालक किस प्रकार पलता है। ठीक है, घर में तो ठीक है, घर में बच्चा जो होता है घर में उसका जन्म होना है तो घर माता पिता उसको समझाते हैं, पर बाकी पालन पोषण जो मनोवैज्ञानिक पालन पोषण है उसका, मनोवैज्ञानिक जैसे बोल सकते हैं मानसिक पालन पोषण जो है, शारीरिक जो है वो सब कहाँ होता है? स्कूल में होता है। ठीक है, तो वो विद्यालय के पालन पोषण कहते हैं। और उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, जिसे हम उसको शिक्षा फीड करवा रहे हैं, शिक्षा भी हम वो खिला ही रहे हैं ना बच्चे को, तो शिक्षा हम खिला रहे हैं उसको, पाठ्यगामी क्रियाएं हो रही है तो शारीरिक रूप से वो हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो अन्य विकास है, विकास की जो चरण है, उसके बहुत सारे चरण जो होता है वो विद्यालय में ही पूर्ण होते हैं, तो उसको हम विद्यालय का पालन पोषण कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपनी सृजनात्मकता अपने दिमाग से सोचकर लिख लो कि आप विद्यालय में बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हो। ठीक है, आप विद्यालय में वो शिक्षक जो प्रभावित होता है तो विद्यालय में उसके विचार निर्मित होते हैं, उसकी मनोवृत्ति मतलब उसकी सोच निर्मित होती है, उसकी अभिवृत्ति बनती है, उसकी रुचियाँ होती है डेवलप। ठीक है, तो वो एक नरिशमेंट उसका विद्यालय में हो रहा है ना। ठीक है, रुचियाँ डेवलप हो रही है, उसके अनुसार क्या होगा, उसका अभिरुचि बनेगी, मतलब किसी एक में उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसका व्यक्तित्व निर्माण होगा अपनी उसकी रुचियों के अनुसार, और फिर उसमें जो उसको विद्यालय में सिखाया गया है जैसा उसका सोच वगैरह डेवलप की गई उसके अनुसार वो अपना कार्य करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि विद्यालय जो है उसका उदाहरण मतलब इस प्रकार लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ना उदाहरण से समझाओ, तो इस उदाहरण दे सकते हो। फिर किशोरावस्था में विद्यार्थियों को लिंग एवं लैंगिक संबंधित निर्देश और परामर्श किस प्रकार दिया जा सकता है, तो ये अभी पिछले बार आया था ना, वैसे का वैसे दे देना। ठीक है, वो किशोरावस्था इसमें लिख दी, तो आप ये लिख सकते हो भैया जो किशोरावस्था होती है वो संवेगों की उथल पुथल की अवस्था होती है,
ठीक है। इसमें जो संवेग होते हैं वो उच्च क्या बोल सकते हैं पॉइंट पे होते हैं। तो इसमें या तो बच्चे को सकारात्मक रूप से पूर्णतः मोड़ दिया जा सकता है या फिर पूर्णतः वो नकारात्मक जा सकता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं किशोरावस्था क्या होती है, डिसाइडिंग होती है, निर्णायक अवस्था होती है। ठीक है, जो उसके भावी जीवन का मार्ग डिसाइड करती है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा बहुत लिख देना और फिर वही की वही निर्देशन परामर्श जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, विद्यालय में लड़कियों को यौन शिक्षा क्यों अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है आप बताइए, थोड़ा सोच के देखिए। ठीक है, पहली बात तो वो यौन शिक्षा इसलिए ताकि वो उसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, वो खुद स्वयं जो है वो लैंगिक देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यौन शिक्षा में मैंने आपको डायग्राम बताया था ना, वो पूरे के पूरे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ताकि वो जागरूक हो। ठीक है, वो अपने निर्णय ले सकें, वो उसके स्वास्थ्य संबंध बना सकें। ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। ठीक है, और लैंगिक मुद्दों पे उसके विचार हो, यथार्थता हो। ठीक है, उसमें आत्मविश्वास हो, आत्म जागरूक हो। इस प्रकार से जो मैंने आपको पूरा बनाया था ना, आप लोगों ने बनाया होगा, तो पूरा की पूरा इसमें फिट कर देना। ठीक है, इसी में आ जाएगा वो। फिर नेक्स्ट आता है पितृसत्तात्मकता और नारीवाद की अवधारणा। दोनों मैंने भी आपको समझा दिया है। ठीक है, आपके अनुसार शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से उपाय या सुझाव महत्वपूर्ण है। तो शैक्षिक अवसर की समानता आप कैसे दे सकते हो। ठीक है, शैक्षिक अवसर कैसे समान हो सकते हैं, कानून के द्वारा हो सकते हैं, राज्य के द्वारा हो सकते हैं, समाज के द्वारा हो सकते हैं, धर्म के द्वारा हो सकते हैं। अब अपने दिमाग से सोचो कि भाई राज्य के द्वारा कैसे होगा। मैंने बताया ना, योजनाएं चलाई हैं जो कि क्या बोल सकते हैं, जैसे नहीं कुछ बच्चियों की ऐसी योजनाएं चलाती है कि अगर आप उसको 8th तक पढ़ा रहे हो, 8th के ऊपर पढ़ा रहे हो, उच्च शिक्षा दे रहे हो, तो आपको यारी छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो कुछ जो होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो वो पैसों के लालच में ही अपने बच्चे को कम से कम पढ़ने तो भेजें। ठीक है, मिड डे मील हो गई तो उसको खाने के लिए मिल रहा है। ठीक है, कानून बता दिए मैंने आपको कि आपको पढ़ाना ही है, अनिवार्य है। ठीक है, तो उस प्रकार के कानून बना दिए जाते हैं। अपने राष्ट्रीय नीति जो होती है, शिक्षा नीति हमारी है, ठीक है, वो बना दी जाती है। उसके बाद मैंने समाज की बात करी, तो समाज में भी ऐसी बहुत सारी जो बनाना चाहिए। समाज के पूर्वाग्रह कम करके हमको क्या करना है, स्त्री को भी पढ़ने के लिए, फिर लैंगिक असमानता को खत्म करके शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। ठीक है, इसके अलावा आप ये चीज़ भी लिख सकते हो कि आर्थिक मजबूती के लिए, ठीक है, देश और राष्ट्र के विकास के लिए आर्थिक मजबूती में आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि जो स्त्रियां हैं, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, 50-50 हैं दोनों। तो अगर हम सिर्फ अभी 50% हाथ से कमा रहे हैं, तो हमको दूसरे हाथ का भी यूज़ करना होगा, तभी हम पूर्णतः रूप से आर्थिक कमा पाएंगे। मतलब ये हर क्षेत्र में हालांकि ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी व्यवस्था होती है वो पूरकों के साथ में चलती है, किसी केवल एक उसके साथ चलेगा तो वो उसकी सफलता या निर्णायक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। वीडियो चल रहा है ना यार, वीडियो बंद हो जाता है मुझे पता नहीं चलता है क्योंकि बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आप जीवन कौशल से क्या समझते हैं, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। विद्यालय में जीवन कौशल शिक्षा के प्रमुख जीवन कौशल मैंने आपको अभी बता दिया क्या होते हैं। उसका नमूने क्या है, AA, PP, S और NT। ठीक है, अब यह है विद्यालय में जीवन कौशल का प्रमुखता से लाभ बताइए। तो विद्यालय में क्या करोगे आप, जो मैंने आपको वहाँ पे पॉइंट बताया ना, जो लैंगिक समानता संबंधित जो पॉइंट है, इसका लिंग से क्या संबंध है, उसमें भी सेम पॉइंट आएंगे। उसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम पॉइंट आएंगे। तो थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके लिखते आना चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यौन शिक्षा के स्रोत और महत्व लिखिए। तो यौन शिक्षा के क्या क्या स्रोत है, परिवार, मैंने बताया ना कि मतलब 60% में तो यही की पूरी हेडिंग ही वही आ जाएगी। तो क्या क्या है लैंगिक शिक्षा के स्रोत, परिवार एक तो स्रोत है। ठीक है, उसके बाद अपना समाज स्रोत है, धर्म स्रोत है, जितने भी जो संस्कृति स्रोत है, तो ये सब स्रोत ही है ना। मीडिया स्रोत है। ठीक है, जैसे परिवार कैसे स्रोत है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा जो है परिवार में दी जा सकती है। ठीक है, परिवार बता सकता है कि लैंगिक शिक्षा क्या है उनको प्रारंभिक रूप से। विद्यालय में तो वो खेल शिक्षक तो बताएगा, पाठ्य पुस्तक ही बताएगी। समाज जो है वो अपने संगठित असंगठित कार्यक्रम हो गया उसके थ्रू बता सकता है। मीडिया तो आपको प्रिंटेड मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है। राज्य खुद हो गया। ठीक है, तो राज्य की योजनाएं हो गई, कानून हो गई, वो हमें यौन शिक्षा के बारे में बताती है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके स्रोत होते हैं। उसका महत्व क्या आएगा भैया,
तो यौन शिक्षा का क्या महत्व है, वही रिपीट हो गया। वो जो मैंने आपको डायग्राम इतना बना के बताया था यौन शिक्षा का, तो वही कि वही पूरा डायग्राम इस पर अपना रिपीट हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद है नेक्स्ट जीवन कौशल व लैंगिकता का संबंध। अब देखो उठ के आ गया ये जीवन कौशल और जीवन कौशल और लैंगिकता के बीच के संबंध को बताइए। तो जीवन कौशल को परिभाषित कर देना और लैंगिकता के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है जीवन कौशल, तो इसमें अपन वही वाले पॉइंट लिख सकते हैं। भाई लैंगिकता के प्रति समान दृष्टि विकसित होगी, लैंगिकता की विविधता को स्वीकार करेंगे, लैंगिकता के सम्मान मतलब विविधता का सम्मान करेंगे, सशक्तिकरण होगा, आत्म जागरूकता होगा, आत्मनिर्भर होगा, शोषण से मुक्ति होगा। ठीक है, मुद्दों पर समालोचनात्मक चिंतन होगा, व्यक्तित्व विकास होगा, ढेर आ जाएंगे लैंगिकता। बस अपन को क्या है लैंगिकता वर्ड को वहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, कि लैंगिकता संबंधी समझ होगी, ये धनपन चीज़ें। भारत में शिक्षा के विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका लिखिए। जनसंचार माध्यम क्या है, मीडिया है ना। जनसंचार माध्यम क्या है, मीडिया है। इससे मुद्रित मीडिया हो गई, अमुद्रित मीडिया हो गई। मुद्रित मीडिया में अपना पत्र पत्रिका पेपर वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह आ जाएंगे, पाठ्य पुस्तक आ जाएगी। अमुद्रित में हमारी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जाएंगे, जैसे रेडियो हो गया, हाँ टेलीविज़न हो गया है, कंप्यूटर हो गया है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू जो होता है सोशल मीडिया वगैरह, तो ये सब हमारा अमुद्रित है। अब मुझे बताओ बालिका शिक्षा में कैसे हेल्प करेगा ये। अभी जो हमने बालिका शिक्षा के कैसे कर सकते हैं बताओ आप। योजनाएं हो सकती हैं, कानून हो सकते हैं, कार्यक्रम हो सकते हैं, ठीक है, और मतलब ढेर पॉइंट यार जितने अपने अभी कर रहे हो ना, तो उस हिसाब से अपन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जाति को लिंग शिक्षा का मुख्य अभिकरण बनाने हेतु व्यवहारिक सुझाव दीजिए। अब जाति के थ्रू अपन देखो जर्राक सा उसने घुमा दिया। अब सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन भी है उसका क्या है कि लैंगिक असमानता को कम करने में जाति को कैसे यूज़ किया सकता है, वही कि वही पॉइंट लिख देना है। कौन कौन से मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट के उससे अंतर्गत मौजूद जो है पूर्वाग्रहों को कम करना, ठीक है, और क्या क्या था सामूहिक जो सामूहिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनका, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाना अपने धर्म जाति में, है ना, और जाति को क्या बोल सकते हैं समान अवसर प्रदान करना, जाति में स्त्री पुरुष को समान अवसर प्रदान करना, जाति में एकीकरण समावेशिता का विकास करना, ठीक है, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, राज्य के जो कानून या नीति है उनका अनुसरण करके हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पारस्परिक संवाद आदान प्रदान करके कर सकते हैं, विविधता का सम्मान वगैरह। तो ये बाकी वही की वही चीज़ें इसमें रिपीट हो जाएंगी। कोशिश ये करना कि आप सभी उत्तरों को अलग अलग प्रकार से लिखो, ठीक है। मैंने बता दिए हैं वर्ड्स एक जैसे हैं, बट आपको कोशिश करना है कि उनको कैसे लिखना है, अलग अलग प्रकार से लिखना है, ठीक है। इसका सेक्शन भी है लिंग और जेंडर की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उदाहरण से दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने इसकी बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने देखी हो तो, ठीक है। तो लिंग की अवधारणा तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। लिंग जो है वो क्या है, जैविक है, और जेंडर क्या है, सामाजिक है, ठीक है। लिंग का निर्धारण हम एक्स और एक्स वाई के उस पर करते हैं, एक्स बालिका है और ये बालक है, ठीक है। इसमें इसके कुछ जो गुण होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, हाव भाव जो होता है, चार चरण प्राकृतिक होते हैं, और जेंडर जो होता है वो सामाजिक अवधारणा है। इसमें समाज ने क्या किया है, उसके अनुसार उसको उत्तरदायित्व या भूमिका वगैरह दे दी है कि ठीक है, उत्तरदायित्व भूमिका नियम कानून रीतियाँ ये जेंडर के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा, उदाहरण से समझा दीजिए आप, प्लीज़ वो वीडियो को एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं एक काम करूँगी, इसमें वही वाली वीडियो को पिन कर दूँगी अभी लास्ट में, ठीक है। तो उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चित्र कैसे बनाए वो भी मैंने उसमें बताए हैं, ठीक है। विद्यालय में पुरुष और महिलाओं के रूप में युवाओं के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती हैं, तो कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती है। लैंगिक असमानता होती है, विषयवर लैंगिक असमानता हो सकती है, सामग्रियों का चयन मतलब गलत हो सकता है, पाठ्य पुस्तकें गलत हो सकती है, शिक्षक जो होता है वो लैंगिक भेदभाव कर सकता है कि मतलब लड़कियों को नहीं मारना, लड़कों को मारना, ठीक है। और नृत्य में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, बहुत सारी चीज़ें विद्यालय में जो चीज़ें होती हैं, समझ में आया, विद्यालय में जो चीज़ें होती है सब में लैंगिक असमानता ले आओ, ठीक है। यहाँ से वहाँ तक लैंगिक असमानता ले आओ तो विद्यालय की चुनौतियाँ हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं। शिक्षण सफलता के लिए एक शिक्षक में कौन कौन से जीवन कौशल होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ, जीवन कौशल से आप क्या मत समझते हैं वो लिख लेना।
अब मुझे बताओ जो जीवन कौशल है, 10 पॉइंट शिक्षक के उसमें लिख देना कि जो शिक्षक होता है उसको क्या होना चाहिए, आत्म जागरूक होना चाहिए ताकि वो स्वयं का अधिकार सुरक्षा कर्तव्य को जान सके। ठीक है, उस पर अंतर व्यक्तिक संबंध होना चाहिए ताकि वो छात्रों से अच्छे संबंध बना सके। उसको एक प्रभावशाली संप्रेषण करता होना चाहिए ताकि वो अपने बातों को दूसरों को समझा सके। ठीक है, उसको परानुभूति होना चाहिए ताकि वो बच्चों की समस्याओं को समझे और उनके निदान के लिए कुछ कार्य कर सकें। ठीक है, चप्पल एस की बात करी थी। समस्या समाधान, न केवल वो स्वयं की समस्या को समाधान कर सके अपितु विद्यालय या विद्यालय के व्यवहार या छात्र का व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से निर्देशन परामर्श दे सके। ठीक है, संवेगों के प्रति उसको होना चाहिए। तो जितने 10 पॉइंट अपने जीवन कौशल के हैं वही की वही पुट कर दो शिक्षक में, बन गया बड़ा सा आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा किन्हीं 2 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। विद्यालय में लिंग समानता नहीं लिख सकते क्या? विद्यालय में लिंग समानता कैसे होगी? अभी जो अपन ने उसके कारण लिखे ना कि विद्यालय में कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे एक शिक्षक क्या क्या कर सकता है, तो किसी विद्यालय में कर लो। ठीक है, वापस से आई डोंट थिंक आपको रिपीट करने की आवश्यकता होगी। एक चीज़ को 10 बार तो मैं बता ही चुकी होंगी, 10 बार तो नहीं बताया होगा। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में लिंग विद्यालय समाज विषय की अवधारणा, ये वही बीएड वाला जो मैं आपको पिछली बार अभी समझाया। शैक्षिक अवसरों की समानता, इससे मैंने वो वाला आंसर जो अपन ने लिखा है ना कि आप कैसे शैक्षिक अवसरों की समानता में कैसे करोगे, है ना। मैंने बताया था कि वो कानून हो गया, राज्य हो गया, परिवार के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो शैक्षिक अवसरों की समानता इसमें आ जाएगी। लैंगिक असमानता सांख्यिकी, इस पर आप लोगों को आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत आपको क्या बोल सकते परामर्श है, क्योंकि ऐसे आंसर ना इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ सांख्यिकी बताना चाहूँगी। ठीक है, आप चाहे तो कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक जो मेरी वीडियो में बने हुए हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मेरी वीडियो को अपने जूनियर्स को भी थोड़ा सा शेयर कर देना भैया, ताकि मेरा भी लाभ हो जाए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ सीरियसली आप लोगों के लिए, अपने काम छोड़ छोड़ के 10 बातें सुन के यहाँ वहाँ की, क्योंकि मैं भी एक महिला ही हूँ। ठीक है, तो जान सकते हैं महिलाएं कि किस प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं अपने जीवन में। संघर्ष चल रहा है अभी जीवन में, सभी के चलता है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ आंकड़े बता देती हूँ महिला शिक्षा के। तो पहला तो आ जाएगा कि 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर कितनी है भैया? भारत की महिला साक्षरता दर है 65.46%, जबकि पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? 82.14%, 82.14%। ठीक है, उसके बाद 2021 में अनुमान है कि जो है वो कितनी पहुंच गई है, 70-75 तक तो पहुंच गई होगी। ठीक है, ये पहला आंकड़ा आ गया। दूसरा आंकड़ा आपको बताती हूँ। दूसरा अपन लिख सकते हैं, जो नामांकन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो नामांकन की बात करें तो जो प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन है महिलाओं का वो 95% है। ठीक है, माध्यमिक में बात करें तो कितना है? 85% है। और जब हम उच्च माध्यमिक की बात करते हैं तो वहाँ पे 65% है। कितना है? 65% है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ड्रॉप आउट की दर कितनी है, ड्रॉप आउट मतलब विद्यालय छोड़ने की, तो माध्यमिक विद्यालय के बाद काफ़ी नहीं 30% महिलाएं जो होती हैं वो विद्यालय छोड़ देती हैं। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 40% महिलाएं जो होती है वो विद्यालय छोड़ देती हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना ड्रॉप आउट दर भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट आपने बात करूँ उच्च शिक्षा की, जब हम बात करें 2019-20 की बात कर रही हूँ मैं, 19-20 के आंकड़े के अनुसार जो उच्च शिक्षा उसमें केवल 49% महिलाएं हैं। कितनी हैं? 49% महिलाएं हैं। ठीक है, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करती हूँ। देखिए, अभी मैं एक लड़की से मिली थी, मतलब वो चपरासी उनकी बच्ची है। वो बच्ची पढ़ने में अच्छी है, उसके 2 भाई हैं और दोनों भाई जो है वो दिन भर मोबाइल में लग रहे थे, पढ़ने में भी अच्छे नहीं है। पर एक्चुअल में है ना, वो बच्ची अब गई है 10th क्लास में। अब 10th क्लास में जाने के मतलब 9th तक थी उसकी स्कूल, अब 10th में उसको बड़ी स्कूल में जाना है। अब उसके पिताजी ने उसको मना कर दिया कि भैया हो गया, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुमको। ठीक है, उस बच्ची को मतलब देख के मुझे ऐसा लग रहा था, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि अगर आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम है तो भैया ऑनलाइन आप पढ़ सकती हो। एग्ज़ाम देने तो जाओगी ना, ऑनलाइन आप पढ़ सकती हो। अरे ढेरों ऑप्शन है, ढेर ऑप्शन है। आपको क्या नहीं मिलेगा? ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा। तो कम से कम अपनी शिक्षा तो जारी रखो। ठीक है, उनके पूर्वाग्रहों का अपने घर वालों को नहीं मना सकते, अपनी पढ़ाई तो जारी रख सकते हो ना। किस क्षेत्र में आपको जो पढ़ना हो सब मिलेगा, नेट पे सब मिलेगा। यूजीसी नेट का पढ़ना है, आईएएस का पढ़ना है, पीएससी का पढ़ना है, सब कुछ मिलेगा, बट आप पढ़ सकते हो।
इस पे किसी को ब्लेम मत करना कि मेरे परिवार ने ऐसा क्यों किया। जब वो चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी ना तो सब यही बोलेंगे कि हमने सपोर्ट किया। ठीक है, बस ये है भैया, थोड़ा उनको रिक्वेस्ट करना कि भैया एग्ज़ाम तो देने दो। ठीक है, एग्ज़ाम दीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। और मैं महिलाओं के लिए स्पेशली बोल रही हूँ कि आपको आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे सुधर रही है, पर जितना दिखता है ना उतनी सुधरी नहीं है स्थितियाँ। आज भी लगभग वही हाल है हर क्षेत्र में। ठीक है, तो मैं वापस से लेक्चर देने लग गई हूँ, 1 घंटा हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, ड्रॉप आउट दर हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि महिला शिक्षक की बात करें। ठीक है, महिला शिक्षक की बात करें तो महिला शिक्षक अभी 50% महिला शिक्षक है। ठीक है, क्योंकि सबसे सिक्योर जॉब जो होती है महिलाओं के लिए बोलते हैं टीचिंग ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगी। उसके अलावा मैं आपको और चीज़ बताऊँ, सांख्यिकी में सांख्यिकी की ओर अब बताऊँ आपको, आर्थिक भागीदारी महिलाओं की केवल 20% है। केवल कितनी है? 20% है। राजनीति में आपको बताऊँ, 2023 का डेटा बता रही हूँ। राजनीति में लोकसभा में 14% महिलाएं हैं और राज्यसभा में केवल 11% महिलाएं हैं। ठीक है, उसके बाद आपको और जेंडर इनइक्वालिटी की बात बताऊँ तो क्या लिख सकते हो आप इसमें? स्वास्थ्य की मैं अगर बताऊँ, स्वास्थ्य कहाँ यार, एक NF क्या नाम था यार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वीं रिपोर्ट है उसके अनुसार महिला की उम्र 70 रहती है और पुरुषों की 68.4 देखी गई है। ठीक है, और इसमें 70 वर्ष की जो महिलाएं होती है उसमें से 50% जो होता है उनको क्या होता है, 50 भी नहीं, 57% महिलाओं को एनीमिया होता है। रक्त अल्पता की कमी होती है, आयरन की कमी होती है इनको। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो डेटा सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। एक होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक आर्थिक फोरम ही बोलते होंगे शायद। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है उसमें वो लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रेडी करता है। ठीक है, उसमें से 146 देशों में भैया हमारे भारत का स्थान है 129वां स्थान है। ठीक है, तो ये भी आप लिख लोगे तो इतना सामने वाला तो फिदा हो जाएगा कि कितना अच्छा आंसर लिखा है। ठीक है, तो थोड़े बहुत आंकड़े अपन ऐड कर लो तो सामने वाले को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि वाह यार भाई। ठीक है, और एक और मुझे मैम ने बोला था, कमेंट किया था 2021 का एक प्रश्न था। ठीक है, ये हो गया अपना 2023 का। एक 2021 का एक प्रश्न पूछ रहे थे वो मुझसे कमेंट पे। हाँ, तो हम एक काम करेंगे, इसी पेपर को अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक बने हुए हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्ट माय चैनल। अपने जूनियर्स को थोड़ा सा शेयर कर देना आप लोग, है ना, मेरी वीडियोस देखने के लिए बता दो यार, मतलब अगर आपका लाभ हो रहा है तो। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहती थी, अगर आपका पेपर अच्छा जाए ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। बिकॉज़ ये वाली जो फीलिंग होती है ना, वो हरे पत्तों मतलब पैसों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब ये तो फल जैसी होती है। ठीक है, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा अगर आपको उससे प्रॉफिट होता है तो। मतलब अभी तो खैर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर इसका मुझे रिज़ल्ट मिलेगा तो वो मेन चीज़ है भैया। रिज़ल्ट नहीं मिला तो कोई मतलब का नहीं इतना वीडियो। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग, लिंग एवं लिंग विभेद की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। भैया उधर इतने बड़े लॉन्ग आंसर में भी आपको मैंने बोला कि वीडियो देख लेना, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, लिंग क्या होता है, लिंग की अवधारणा बता देना, और लिंग विभेद क्या होता है, ये दोनों को ऐड कर लिया है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन में लिंग विभेद से तात्पर्य क्या है। मेरे को बताओ, विज्ञापन में लिंग विभेद नहीं होता है क्या? विज्ञापनों में आप देखते हैं, उदाहरण से समझाना है क्या? हाँ, तो विज्ञापनों में जो अधिकतर ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें महिलाएं रहती हैं। ठीक है, उसमें महिलाओं की छवि गलत भी बताई जाती है। कई जो कपड़े धोने का सामान वगैरह होता है उसमें अधिकतर महिलाएं धोती है। खाना बनाने किचन में महिलाएं मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लैंगिक असमानता परिलक्षित होती है ना, कि क्या लड़का नहीं खाना बना सकता, लड़का नहीं कपड़े धो सकता। हालांकि ऐसे जो है अब ऐड बन रहे हैं, ठीक है, कि दोनों साथ में बना रहे हैं, दोनों साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ऐड जो आज बनने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ हम स्वीकार्य होती है। ठीक है, तो ये विज्ञापन में लिंग विभेद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक भाव से क्या तात्पर्य है। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर फीलिंग्स।
चलो मेरा बेटा भी उठ ही गया है, मुझे भी थोड़ी देर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जेंडर फीलिंग्स पे थे आप लोग। जेंडर फीलिंग्स देखिए, जेंडर फीलिंग्स अपन लिख सकते हैं जेंडर विशेषताएं क्या होती हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें हम पुरुष और स्त्री का अलग लिख सकते हैं। जैसे पुरुष जो होते हैं वो स्वाभाविक रूप से कठोर होते हैं। ठीक है, रिस्क लेने वाले हो सकते हैं। ठीक है, और स्त्रियों में जैसे उनको सौंदर्य के प्रति ज़्यादा रहता है, स्त्रियों को कोमल होती हैं। ठीक है, ज़्यादा भावुक रहती हैं, और ये कठोर होते हैं, रोने में इनको हिचक होती है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने में। लड़कियां कर देती हैं। ठीक है, और ये लड़कियां अधिकतर देखा जाता है यथार्थवादी होते हैं। लड़कियां थोड़ी सी उलझ जाती हैं चीज़ों में कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, ये भाई भतीजावाद इनमें बहुत चलता है। और लड़कियां जो होती हैं थोड़ी सी सेल्फिश भी होती हैं। ठीक है, लड़कियों में प्रेम की भावना क्या बोल सकते हैं, अथाह होती है, क्योंकि वो उनमें माता का गुण होता है। तो एक माता अपने जो होती है शिशु को निस्वार्थ प्रेम कर सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो उनकी विशेषताएं हैं वो उनकी फीलिंग्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है, तो इसके एंड में मैं लगा ही रही हूँ ना, तो उसको आप देख लेना। फिर है लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय, वही सेम बहुत सारे मैं आपको बताया था। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पितृसत्तात्मक किस प्रकार लैंगिक विभेद से संबंधित है, क्वेश्चन रिपीट है। लिंग असमानता के मार्क्सवादी सिद्धांत, मैंने बताया था मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है, सामाजिक संघर्ष और आर्थिक संघर्ष। ठीक है, तो महिलाओं के सापेक्ष में जब नारीवाद है उसमें मार्क्सवादी सिद्धांत आया था। ठीक है, उसके विद्यालय में लिंग भेदभाव की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार होती है, तो बहुत सारी होती है विद्यालय में भी। जैसे ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ये जो प्रश्न होते हैं ना, वो प्रश्न को समझने की मेरी व्यक्तिगत मैं आपको बता रही हूँ, पर आप उस प्रश्न को किस प्रकार समझते हो ये आप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आप में और मैं में भी भिन्नता है ना, तो आप और मैं भी अलग अलग हैं। तो आप उस उत्तर को किस प्रकार सोच के लिखते हो या किस प्रकार सृजन करते हो, वो आपकी खुद की क्वालिटी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको स्वयं को भी प्रदर्शित करना है। ठीक है, विद्यालय में लिंग जेंडर भेदभाव की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। तो विद्यालय में कैसे भेदभाव होता है, मैंने आपको बताया ना, शैक्षिक सामग्रियों में होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जो है गतिविधियाँ होता है, पाठ्य पुस्तक में होता है। ठीक है, विषयवार होता है। ठीक है, और व्यवहारिक भी होता है। टीचर का गर्ल्स के प्रति थोड़ा कोमल व्यवहार होता है, बॉयज़ के प्रति नहीं रहता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग विभेद को दूर करने के लिए विद्यालय की भूमिका वर्णन कीजिए। कितनी बार बताऊँ, परिवार में यौन उत्पीड़न के कारण को स्पष्ट कीजिए। क्यों होता है परिवार में यौन उत्पीड़न, थोड़ा मन से सोच के देखो। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, महिला का अशिक्षित होना, उसका महिला का जागरूक ना होना। ठीक है, महिला में स्वयं के निर्णय लेने की शक्ति ना होना। ठीक है, महिला मतलब को अपने कानून या नीति उनके बारे में नहीं जानती है वो, इसलिए भी उसका शोषण होता है, यौन उत्पीड़न होता है। ठीक है, उसके बाद उसका सहन करना, उसको एक्सेप्ट करना है कि मुझे सहन करना है। ओ अरे यार बड़ी दिक्कत है ये। 2021 का है, 17 का आ गया। 2021 का कहाँ थे हम लोग, हाँ, परिवार में यौन उत्पीड़न के कारण है ना। ठीक है, परिवार का अशिक्षित होना, परिवार की नीतियों का लैंगिक भेदभाव के साथ बनना। तो जो परिवार में जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना लैंगिक असमानता को कम करने में, उसके भी पूरे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, परिवार का पूर्वाग्रहों से ग्रसित होना। ठीक है, महिला का मनोवैज्ञानिक सामाजिक रूप से स्वयं को ये एक्सेप्ट करना कि वो पुरुष के अधीन है। तो ये सभी जो है यौन उत्पीड़न के कारण है। ठीक है, यौन शिक्षा से क्या तात्पर्य, यौन शिक्षा क्यों आवश्यक है, वो मैंने डायग्राम बताया था, वो बना लो और उसके इर्द गिर्द ही पूरा आंसर लिखना है। लैंगिक समता और लैंगिक समानता की संकल्पना पे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लैंगिक समता क्या होती है, लैंगिक समानता क्या होती है। लैंगिक समता मतलब होता है जेंडर इक्विटी, लैंगिक समता मतलब होता है मेल इज इक्वल्स टू फीमेल। ठीक है, लैंगिक समता क्या होता है, मेल इज इक्वल्स टू फीमेल। ठीक है, सीधी भाषा में आपको समझाऊँ, लैंगिक समता क्या है, मेल इज इक्वल्स टू फीमेल, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों एक दूसरे के समान है। लैंगिक समानता मतलब होता है कि मेल जो होता है उसकी स्थिति बेहतर है और फीमेल की स्थिति कम है, तो फीमेल को मेल के बराबर लाना लैंगिक इक्वालिटी है, कि उनको इक्वल अधिकार देना। ठीक है, ये तो इक्वल मानना है, ये क्या है, इक्वल मानना है, और ये क्या है, उनको इक्वल लाना है। ठीक है, लैंगिक समानता। तो लैंगिक समता और समानता समझ में आया।
इसका मैं एक आंसर है ना, इसका मैं आपको शॉर्ट वीडियो दे दूँगी ताकि आप उसका आंसर लिखना कैसे है तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये उसका बेसिक है और मैं आपको बता रही हूँ इसकी शॉर्ट में डालूँगी मैं, ठीक है। शॉर्ट्स में डालूँगी तो आप चेक कर लेना शॉर्ट्स को। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है वो अपलोड नहीं होती इतनी बड़ी वीडियोस। लैंगिक, ये हो गया। लैंगिक असमानता को कम करने के लिए मीडिया की भूमिका बता चुकी हूँ, ठीक है। जीवन कौशलों की आवश्यकता महत्व बता चुकी हूँ। लैंगिक समानता धर्म की भूमिका बता चुकी हूँ, ठीक है। भारतीय संस्कृति में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में कौन कौन सी मुख्य चुनौतियाँ हैं, संस्कृति में वही चीज़ लिख देना, ठीक है। पूर्वाग्रह है और मतलब खुद की संस्कृति को बेहतर माना गया है, दूसरों की विविधता को नहीं स्वीकारा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको उसमें बताई थी इसमें भी यही आ जाएगी। कैसे दूर कर सकते हैं, इसका उल्टा कर दूँ। विद्यालयों एवं कक्षा कक्ष में जेंडर संबंधी मुद्दों की विवेचना कीजिए। वही की वही रिपीट हो रहे हैं। कक्षा कक्ष से समझो, यहाँ पे स्कूल भी है और क्लासरूम भी है, ठीक है। तो आपकी स्कूल क्लासरूम आपने खुद पढ़े लिखे हो, खुद पढ़े हो, आपको क्या देखने को मिला है तो आप उस चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। समावेशिता का अभाव है, प्रशिक्षित शिक्षक का अभाव है क्योंकि वो खुद ही उससे ग्रसित है, ठीक है। निर्देशों परामर्श में शिक्षक की भूमिका 100 उदाहरण समझाइए। निर्देशों परामर्श क्या होता है वो डायग्राम बना देना, ठीक है। उसके बाद बता देना थोड़ा बहुत कि निर्देशन समूह में दिया जाता है, परामर्श व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। शिक्षक की क्या भूमिका है, तो शिक्षक की भूमिका मैंने आपको बता चुकी हूँ। 100 उदाहरण समझाइए, तो आप लिख सकते हैं उदाहरण। तो फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाए गए जीवन कौशलों की सूची बनाइए। फिर से बता दो, AAPPSNT, ये 10 कौशल हैं। इन आवश्यक जीवन कौशल के विकास के लिए विद्यालय में किन किन गतिविधियों का आयोजन किया जाए। तो विद्यालय में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है बताइए। विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, विद्यालय में पाठ्य पुस्तक पढ़ाया जाता है, विद्यालय में गेम्स खिलाए जाते हैं, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। तो इनको सबको उससे रिलेट करके अपने को क्या लिखना है, आंसर लिख देना है, ठीक है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये मेरी लास्ट वीडियो है जेंडर पब्लिक एंड स्कूल की। उसके बाद आपका पेपर कैसे आता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, भूल मत जाना। ये तो बस खाना खाया, लिफाफा नहीं दिया हमको, ठीक है। तो इस प्रकार आप मुझे बता देना थोड़ा बहुत, तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।